हाँ, सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लिंक सेम ही है। मुझे मैसेज आए थे इसीलिए अभी वैसे शेयर तो कर दिया हूँ, बट वो सेम ही है लिंक। तो रोज़ की वही लिंक रहेगी, पूरी अर्ली बर्ड बैच की। और किसी ने बोला था डायग्राम बता दो, तो ये है डायग्राम अपना। तो एक बार रिवाइज इसी से कर लेते हैं, फिर हम आगे के डिस्कशन को चालू करेंगे। थोड़ा रीड करना भी बचा था क्योंकि क्लासेस थोड़ी शॉर्ट है, तो थोड़ा ऐसा लगता है बस शुरू होते ही ख़त्म हो गई। तो आपको लगता है क्या पता नहीं, बट मुझे तो ऐसा लगता है अभी तो शुरू हुई थी, अभी ख़त्म हो गई। तो ये अभी लगेगा, जब पूरी बैचेस चालू हो जाएगी इंटर की तो थोड़ा हैवी लगता है, क्योंकि एकदम से इतने देर बैठने की आदत नहीं होती है। आप सुबह से बैठे रहोगे 7 बजे से शाम को 4 बजे तक। तो इसीलिए अर्ली बर्ड एक अच्छी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप अकस्टम हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत में तो एकदम उतने देर बैठना पॉसिबल ही नहीं होता, ऐसे आड़े टेढ़े होते रहते हैं। तो पहले 3-4 दिन तो बहुत मुश्किल जाती, फिर धीरे धीरे अपने को आदत हो जाती है, होता है। तो सीए बनने के बाद भी ऐसे ही होता है। एक्चुअली ज़िंदगी आसान नहीं होती, अपने को आदत हो जाती है ये सब चीज़ों को हैंडल करने की। तो सीए बनने के बाद ऐसा नहीं है कि सब इजी हो गया, डिफ़िकल्ट चीज़ें फेस करना आ जाता है, बस इतना होता है। तो बुरी परिस्थिति में भी आप आगे आराम से बढ़ सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे मीटिंग की। कंपनी मीटिंग्स ये कैसी कैसी हो सकती है, तो 3 प्रकार की। एक बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी, और कभी कभी कुछ कमिटी की भी मीटिंग होती है जिसमें सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं आते, सिर्फ कुछ कमिटी के मेंबर्स आते हैं। जैसे ऑडिट कमिटी हो गया तो वही लोग आएंगे उसमें, या सीएसआर कमिटी है वो लोग आएंगे। जनरल मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वार्षिक आम सभा, जो कि साल में एक बार होती है साल खत्म होने के बाद। और दूसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम। कुछ केसेस में क्लास मीटिंग भी होती है, और क्रेडिटर्स मीटिंग जिसमें डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर क्रेडिटर्स या ऑल क्रेडिटर्स। कोई भी मीटिंग को प्रॉपर होने के लिए, प्रॉपरली हो चुकी है मीटिंग, डिसीजन हो चुके हैं, ये चीज़ तय होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़, मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कन्वे करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कब मीटिंग है, और प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। फिर इट शुड बी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपरली लोगों ने आना चाहिए। लोग जितने ज़रूरी है कि मीटिंग चालू की जा सके उतने लोगों का उपस्थित होना ये भी ज़रूरी होता है। फिर इट शुड बी प्रॉपरली कंडक्टेड। तो प्रॉपर कन्वे होने के लिए 2 चीज़ें थी, इट शुड बी बाय प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन लोग बुलाते हैं जनरली मीटिंग को, लेकिन कुछ केसेस में मेंबर्स भी बुलाते हुए दिखेंगे, शेयर होल्डर्स, ये हम देखेंगे कब। कुछ केसेस में एनसीएलटी यानी ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है। वैसे ही प्रॉपर नोटिस सेक्शन 101, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने देखा प्रॉपर नोटिस में सबसे पहले है कंटेंट। कंटेंट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, तो डेट ऑफ द मीटिंग, प्लेस, टाइम एंड एजेंडा। तो ये 4 चीज़ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नोट्स टू द नोटिस में और भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। तो मेन ये 4 चीज़ है। डे एंड डेट, ये पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वर्किंग डे, ये देखा था। टाइम बिजनेस आवर्स होना चाहिए। प्लेस आरओ, या फिर कोई और सिटी टाउन, कोई और प्लेस इन द सेम सिटी टाउन और विलेज, जो कि जहाँ पे आपका आरओ सिचुएटेड है वहीं पे दूसरी कोई जगह पे भी आप मीटिंग ले सकते हैं। एजेंडा 2 प्रकार के हो सकते हैं, इट कैन बी आइदर ऑर्डिनरी बिजनेस और अ स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मीन्स वो 4 चीज़ें जो एनुअल जनरल मीटिंग में जनरली होती है, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब देखे जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटा जाता है। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट, एंड ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ देयर रेम्यूनरेशन। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते, घर से पढ़ के आना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगे होंगे मीटिंग के नोटिस में ही। फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगी एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी। अगर कोई स्पेशल बिजनेस का आइटम है, तो स्पेशल बिजनेस का मतलब है एनी आइटम अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी के अलावा सब स्पेशल है। आपको कोई भी चीज़ चेंज करना है, ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाना है, नाम बदलना है कंपनी का, ये सब स्पेशल बिजनेस है। वो 4 के अलावा सब चीज़ स्पेशल बिजनेस है। तो इनके साथ में आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है पूरी चीज़ों को। ऑल द मटेरियल फैक्ट्स विल बी डिस्क्लोज्ड, एंड इंटरेस्ट है अगर किसी डायरेक्टर का, तो उनका इंटरेस्ट वगैरह भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। खुद का इंटरेस्ट है, उनके रिलेटिव्स का है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, हर प्रकार के इंटरेस्ट को डिक्लेयर करना पड़ता है। सेक्शन 102 में ये बताया है। फिर हमने लेंथ ऑफ नोटिस देखा, 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। दैट मीन्स
21 days should be clear, excluding the date of the meeting, excluding the date of sending the notice, and 48 hours for transmission. तो ये सब छोड़ के 21 days होना चाहिए. In all 25 days निकल के आते हैं. Shorter notice will be valid if it is consented in writing or by electronic mode by 95% of the members entitled to attend and vote at the meeting. ये हमने देखा. Then persons entitled to notice, members, अगर मेंबर जीवित है तो उसको भेजना है, गजक चुका है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, दिवालिया हो चुका है तो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर को, एंड डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स एडिशनली इनको भी भेजा जाता है. एक्सीडेंटल ओमिशन से नोटिस मीटिंग इनवैलिड नहीं होती. गलती से छूट गया किसी को भेजना तो इनवैलिड नहीं होती. फिर किस प्रकार से सर्व होना चाहिए, तो सर्विस कैन बी पोस्ट से, हैंड डिलीवरी से भी हो सकती है जैसा मैंने बताया था, फिर ईमेल से हो सकता है, एंड पेपर पब्लिकेशन से भी कुछ केस में होता है. न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो और नोटिस पब्लिश हो जाएगा. फिर इसके ऊपर अब थोड़ा बहुत रीड करना बचा है उतना पढ़ते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं. हो सकती ना, पढ़ेंगे ना अपन. इनका सवाल है एजीएम वगैरह ऑनलाइन भी होती है क्या, ऑनलाइन कर सकते क्या, तो देखेंगे अपन कैसे हो सकता है ऑनलाइन वगैरह. अभी तो बस शुरुआत है ना, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. हेलो. हाँ बोलो. आवाज अभी दिख रहा क्या? एक सेकंड में रीशेयर करता हूँ. दिख रहा है बोलते, तो आपका नेट का प्रॉब्लम होगा शायद. आप एक बार एग्जिट करके फिर से एंटर करो. ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. कोई तो भी मोबाइल पे सुन रहा है क्या? दो आवाज़ आ रही है मुझे. बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वाइन हो रहे हैं. आज कुछ है क्या? फ्राइडे द 13th आज ऐसा है. चलो ठीक है. हाँ, तो रीड करते हैं. डबल आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? तो नहीं आ रही. नहीं, मैं इसमें लॉगिन किया था क्योंकि वो शेयर करना था. मे बी इसके थ्रू आ रही होगी. तो भी होते रहता है, टेक्नोलॉजी है ना. तो ऐसा है, चलो चालू करते हैं हम. हमने यहाँ तक पढ़ा था. इसके बाद ऑथोरिटी, ये वैसे हमने पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं. तो ऑथोरिटी, जैसा कि मैंने बताया पहले एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट बताई हुई है, उसके बाद फिर थोड़ा आसान शब्दों में भी लिखा हुआ है. नोटिस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर अथॉरिटी, और प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? इट वुड नॉर्मली बी दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मीटिंग समन्ड विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, समन यानी बुलाना, तो किसी को बुलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं समन करना. तो मीटिंग समन्ड विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी विल बी इनवैलिड. इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो मीटिंग विल बी इनवैलिड. प्रॉपरली कन्वेड नहीं है, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, या प्रॉपरली कंडक्टेड नहीं है, तो मीटिंग इनवैलिड है. उसमें एक भी डिसीजन जो भी लिया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, तो सब डिसीजंस वॉइड रहेंगे. तो meeting summoned without a proper authority will be invalid, and hence a resolution passed at such a meeting will also be invalid. Power to convene general meeting, ये डेलीगेट किया जा सकता है. अगर बोर्ड चाहे तो ये डेलीगेट कर सकते हैं टू द मैनेजिंग डायरेक्टर. नहीं किया है तो फिर
पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही जनरल मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन अगर डेलीगेट कर दिया, बोल दिया है कि अगर जनरल मीटिंग बुलाना है तो कंपनी सेक्रेटरी बुला लेगा या मैनेजिंग डायरेक्टर कर सकता है, तो फिर वो भी बुला सकते हैं। नहीं तो सब बोर्ड को मिलना ज़रूरी है। जब मैं बोर्ड बोल रहा हूँ तो सिंगल डायरेक्टर नहीं, बोर्ड मीन्स उनकी मीटिंग होगी, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई और डायरेक्टर या सेक्रेटरी को कई बार डेलीगेट किया जाता है। नहीं डेलीगेट किया है तो फिर इन लोग नहीं बुला सकते। अ नोटिस ऑफ अ मीटिंग में बी साइन बाय एनी की मैनेजरल पर्सन। KMP होते हैं, की मैनेजरल पर्सन। इसकी भी डेफिनेशन है, बाद में हम देखेंगे, अभी इसकी डेफिनेशन हम नहीं देख रहे, बहुत काम की भी नहीं है, आगे हम देखेंगे। की मैनेजरल पर्सन कौन होता है? जो मुख्य व्यक्ति होता है जो मैनेज करता है। फिर या फिर कोई ऑफिसर, ऑफिसर इंक्लूड्स डायरेक्टर्स, इन लोग भी आते हैं। और इवन एम्प्लॉय भी बुला सकते हैं अगर ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड है तो। जैसे कंपनी सेक्रेटरी कई बार एम्प्लॉय होता है, तो उसको हमने जॉब पे रखा है तो वो खुद भी बुला सकता है अगर हमने उसको अधिकार दिया है तो, ठीक है। फिर प्रॉपर अथॉरिटी वही बताया है आपको। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द अथॉरिटी टू समन मीटिंग इज जनरली प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स नॉर्मली एम्पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वीन मीटिंग। शेयर होल्डर्स, कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस कैन कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 100। तो अभी हम पढ़ने के हैं, सेक्शन 100 चालू होने का है, अभी 101 पढ़ रहे हैं अपन। फिर ट्रिब्यूनल, NCLT। अगर कुछ केसेस में सेक्शन 97 98 में अगर AGM या EGM नहीं बुलाई गई है तो ट्रिब्यूनल को भी अधिकार है। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल मीटिंग, मीटिंग नहीं बुला जा सक रही है क्योंकि डायरेक्टर्स के बीच झगड़ा चल रहा है, उन लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो ट्रिब्यूनल फिर इंटरफेयर करेगा और ट्रिब्यूनल विल कॉल दी मीटिंग। तो ये भी हम आगे देखेंगे। इफ आवर अ नोटिस हैज बीन इशूड विदाउट एनी अथॉरिटी, इसको बाद में भी रेटिफाई किया जा सकता है। द रिक्विजिट अथॉरिटी मे बी गिवन बाय रेटिफिकेशन बाय द प्रॉपर समनिंग अथॉरिटी बिफोर द मीटिंग इज हेल्ड एंड नोटिस में दस बिकम गुड। तो पहले नोटिस भेज दिया था मैनेजिंग डायरेक्टर ने, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं ठीक है हम इसको बाद में अथॉरिटी देते, रेटिफाई करते हैं, इसने जो किया वो वैलिड है, तो फिर ये वैलिडेट भी हो जाएगा, ठीक है। सो इट कैन बी रेटिफाइड। रेटिफाई करना मीन्स अप्रूव करना, तो इट कैन बी अप्रूव्ड। रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस, द मेन 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नोटिस आर इट इज गिवन टू एवरी पर्सन इंटाइटल टू रिसीव इट, तो हर व्यक्ति को भेजना चाहिए। कौन कौन है ये हमने देखा था। फिर इट मस्ट बी गिवन विद इन अ प्रॉपर टाइम 21 क्लियर डेज एंड इट मस्ट कंटेन दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो इसमें वो कंटेंट्स होना चाहिए। तो पर्सन इंटाइटल्ड में मेंबर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर, असाइनी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स। इसके अलावा भी और लोगों को दिया जाता है जो कानून में नहीं लिखा है, सेक्शन 101(3) में नहीं लिखा है, बट कोई और एग्रीमेंट के कारण ये हो सकते हैं या कोई और लॉ के तहत इन लोग कवर होते हैं। जैसे कि अगर कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में स्टॉक एक्सचेंजेस को भी दिया जाता है जिसमें ये लिस्टेड है। जैसे मेरी कंपनी अगर BSE पे लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, या NSE पे लिस्टेड है, तो वहाँ पे मुझे उनको भी बुलाना पड़ेगा, मीटिंग में उनको भी बुलाया जाता है। आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, बट बुलाना पड़ता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स वगैरह हैं, इन लोगों को पर्सुएंट टू अ कोवेनेंट इन एन एग्रीमेंट, तो कई बार इनके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जब आपकी AGM होगी तो हम आएंगे, तो आपको बुलाना पड़ेगा। फिर जैसे बैंक से लोन लिया आपने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए, और उसमें लिखा था कि जब मीटिंग होगी तो हम आएंगे, तो इनको बुलाना फिर कंपलसरी हो जाएगा। एंड ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर्स जब इशू होते हैं तो एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं ट्रस्टी करके, डिबेंचर ट्रस्टी, तो उस व्यक्ति को भी बुलाना पड़ता है। तो ये भी हम देखेंगे जब डिबेंचर्स का टॉपिक हम पढ़ेंगे। फिर लेंथ ऑफ नोटिस ऑलरेडी देखे हमने। लेंथ ऑफ नोटिस एनी काइंड ऑफ जनरल मीटिंग हो 21 क्लियर डेज होना चाहिए। शॉर्टर नोटिस भी वैलिड हो जाएगा अगर 95% मेंबर्स एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट हाँ बोलते हैं तो। बोर्ड मीटिंग की वैसे तो हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स खुद अपने रूल्स बना सकते हैं फॉर डिस्पैच एंड सर्विस ऑफ नोटिस, तो उसमें ये वाला सेक्शन नहीं लगता। जो अभी हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं ये सिर्फ जनरल मीटिंग के पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उसकी बात हो रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में अलग से हमको आगे पढ़ना है, अगर कोर्स में आता है तो, नहीं आता है तो फाइनल लेवल का टॉपिक है, ठीक है। इवन द डिस्पैच ऑफ एजेंडा इज नॉट नेसेसरी फॉर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में ये भी नहीं बताना पड़ता कि मीटिंग में क्या क्या करने वाले हैं,
तो सिंपल बता दो कि मीटिंग है, आना है, लोग आ जाएंगे। उसमें 21 क्लियर डेज नहीं लगते, कई बार 6-7 दिन पहले ही बता देते हैं अगले सैटरडे को मीटिंग है, आ जाना, तो लोग आ जाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये नोटिस वगैरह ऐसे नहीं भेजना पड़ता, ठीक है। फिर 21 क्लियर डेज का मतलब क्या है ये समझाया गया है। 21 क्लियर डेज मस्ट बी कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच नोटिस हैज बीन सर्व्ड, जिस दिन नोटिस भेजा गया, सर्व किया गया, वो छोड़ के, एंड द डे ऑन विच द मीटिंग इज टू बी हेल्ड, ये दो चीज छोड़ो। जब आप पोस्ट से भेज रहे हो तो इट विल मीन एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द नोटिस इज पोस्टेड, 48 आवर्स फॉर ट्रांसमिशन, दैट मीन्स 2 डेज पोस्टल ट्रांसमिट के, एंड द डे ऑन विच मीटिंग इज टू बी हेल्ड, इसको आपको छोड़ना है। दैट मीन्स 21 डेज क्लियर, 2 डेज फॉर ट्रांसमिशन, 2 डेज एक नोटिस भेजने का, दूसरा मीटिंग का, ऐसा करके 25 दिन। Therefore, the notice of general meeting must be sent at least 25 days before the meeting, where the service of notice is sent by post. फिर जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरली नहीं देते नोटिस। क्यों नहीं देते? क्योंकि आर्टिकल्स में हम ऐसा लिख देते हैं, इंटरनल रूल्स हैं, हम आर्टिकल्स के थ्रू ये बना सकते हैं। तो नॉट ऑलवेज ऑल द मेंबर्स ऑफ कंपनी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ मीटिंग। आर्टिकल्स फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल नॉट बी गिवन द नोटिस, उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस एंड टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट इन सर्टन सर्कमस्टेंस। कभी कभी इनको भी वोटिंग का अधिकार मिलता है। एक तो जब इनसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, जैसे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स चेंज करना है, तो इनको बुलाया जाता है। या फिर कभी कभी जब इनको डिविडेंड ना पे किया जाए, अगर इनको कंटिन्यूस 2 साल तक के डिविडेंड पे नहीं किया जाता है, तो क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड होता है, आपको पता होगा, अगर आप वो पे नहीं कर रहे हैं तो फिर इनको कुछ प्रेफरेंस ही नहीं मिल रहा, तो इनको भी हम इक्विटी मान लेते हैं। 2 साल तक अगर कंटिन्यूस इनको डिविडेंड पे नहीं होगा तो इनको इक्विटी के बराबर मान लेते हैं, और फिर हर अधिकार जो इक्विटी को मिलता है वो इनको मिल जाता है। तो जिसमें इक्विटी वाले वोटिंग करेंगे उसमें फिर ये भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोटिंग करेंगे, और इसीलिए फिर इनको भी नोटिस भेजना पड़ेगा। तो ये अलग से वैसे हम देखेंगे कब इनको अधिकार प्राप्त होता है। तो देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू सेंड नोटिस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कब? व्हेन देयर डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर मोर देन अ सर्टेन पीरियड। ये सर्टेन पीरियड है 2 ईयर्स, ठीक है। तो सेक्शन 47 हम यहाँ देखेंगे। वैसे सेक्शन 47 इस सीरीज में नहीं आता है, तो हम तो वैसे 96 से लेके पढ़ रहे हैं, बट 47 एक सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राइट ऑफ वोट है, राइट टू वोट। तो राइट टू वोट अपन यहाँ पे देखते हैं, बाकी सब सेक्शंस जो है लाइन से रहेंगे, सिर्फ एक सेक्शन 47 आपको यहाँ पे एक एडिशनल देखने को मिलेगा। फिर दिस ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हुज डिविडेंड्स आर इन अरियर्स आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। तो जिनको डिविडेंड नहीं मिला है वो लोग वोट कर सकते हैं, वो लोग अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को। सर्विंग ऑफ नोटिस, कैसे सर्व होना चाहिए? नोटिस मस्ट बी सर्व्ड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स read with the Companies Act. Notice can be served on a member either personally, जैसा मैंने बताया, इवन हैंड डिलीवरी से भी आप जाके दे सकते हो, और ज़्यादातर केस में क्या होता है, बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट टू हिम, ऑर्डिनरी पोस्ट टू हिम, टू हिज रजिस्टर्ड एड्रेस। Notice of board meeting should be given in writing to every director by hand or by post or by fax or email or by any other electronic mode. अब सर्विस बाय पोस्ट में एक सेक्शन 20 है, वो बताता है, ये जो 48 आवर्स हम जोड़ रहे हैं ना, ये क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सेक्शन 20 बताता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जैसे नोटिस आपने भेजा, तो हम मान लेते हैं कि 48 आवर्स लगता है उसको पहुंचने के लिए। तो कुछ डीमिंग प्रोविजन होते हैं कानून में जिसको हमको मान लेना पड़ता है, तो यहाँ पे भी इन्होंने मान लिया। तो when notice of meeting is sent by post, it shall be deemed to have been served on the expiry of 48 hours from the time of posting. Accidental omission, सेक्शन 101(4) प्रोवाइड करता है दैट एक्सीडेंशियल ओमिशन से नोटिस इनवैलिड नहीं होता और मीटिंग शेल नॉट बी इनवैलिड, इट शेल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द, ठीक है, ऐसा है। फिर 21 डेज, ये वैसे तो ज़रूरी है लेकिन कई केसेस में हम शॉर्टर नोटिस भेज सकते। कंटेंट ऑफ नोटिस, ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले तो टाइम, डे, डेट एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग अ मीटिंग, तो टाइम, फिर डे एंड डेट, प्लेस, ये 3 चीज। अब जॉइंट होल्डर्स हैं तो क्या होगा? तो 2 होल्डर्स हैं, समझो 2 शेयर होल्डर है, मैं और मेरी वाइफ ने मिलके 2 शेयर्स यानी 1 शेयर होल्ड किया है, जॉइंट होल्डर्स हैं। तो ऐसे केस में क्या दोनों को नोटिस भेजेंगे? तो आंसर इज नो।
किसी भी एक को भेजते हैं। तो किसी एक को मीन्स अगर हमने बताया है इसको भेजना तो उसको, नहीं बताया है तो जिसका नाम पहले लिखा होता है। जॉइंट होल्डर में भी पहले किसी का नाम होगा, दूसरा सेकंड नाम होगा, सेकंड होल्डर। तो यहाँ जो फर्स्ट होल्डर है उसको नोटिस भेजा जाता है। और अगर दोनों आ गए तो हम मान लेते हैं कि दो मेंबर्स मीटिंग में आए हैं। तो बोथ अगर पर्सनली प्रेजेंट है, मैं बोलता हूँ मेरे वाइफ को चलो नाश्ता करके आते हैं आज, और हम दोनों जाते हैं मीटिंग करने, तो उन लोग मना नहीं कर सकते। दो मेंबर आए हैं तो दोनों मेंबर को अधिकार है। तो 2 मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। तो एक मेंबर नहीं माना जाता, 2 मेंबर आए ऐसा माना। आपको याद होगा प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में हमने इसका अपोजिट पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर दो जॉइंट होल्डर्स हैं तो एक ही व्यक्ति माना जाता है। लेकिन मैंने आपको वहां यह भी बताया था कि ये जो प्रोविजो है वो सिर्फ उस सेक्शन से जुड़ा हुआ है और इसीलिए उसका मीनिंग सिर्फ वहीं तक के रहेगा। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था आगे चल के जब हम मीटिंग के टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं इसके अपोजिट बताऊंगा। कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैं वहां बताता हूँ लेकिन वो इंटर में आती है, आगे आएगी बोलता हूँ मैं, आगे यानी इंटर में, क्योंकि उस टाइम वो अभी ज़रूरत नहीं थी उसकी। फाउंडेशन लेवल पे एक क्वेश्चन आया है, तो 2 मेंबर्स के वोटिंग राइट्स, तो एक पर्सन ही रहेंगे ना। तो वोटिंग के बारे में अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। मेंबर्स कितने प्रेजेंट है उसके लिए हम बोल रहे हैं कि 2 जन आए हैं। फिर वोटिंग किसको मिलेगी वो हम बाद में देखेंगे। तो दोनों जन वोट कर सकते हैं क्या, तो जाहिर सी बात है नहीं, तो एक ही वोट कर पाएगा। तो वोटिंग एक ही को मिलेगी, बट 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो वोटिंग दोनों को नहीं मिलती, वो भी हम देखेंगे वोटिंग कैसे मिलती। तो वही दिया है, सर्विंग ऑन द जॉइंट होल्डर्स may be made by serving it on the one whose name appears first, तो जिसका नाम पहले आता है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। फिर एजेंडा, एजेंडा यानी जो काम करना है हमको, बिजनेस जो ट्रांजैक्ट करना है, इसको हम बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड बोलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था हम यहाँ बिजनेस करने आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे घूमने फिरने छुट्टी मनाने नहीं आ रहे, वर्किंग डे पे इसीलिए रखी जाती है ये। तो एजेंडा, नोटिस शुड क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द मीटिंग, किस प्रकार की मीटिंग है, एजीएम है, ईजीएम है, क्लास मीटिंग है, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेसेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग, इसको हम बोलते हैं एजेंडा। इट में बी ऑर्डिनरी बिजनेस, या तो ऑर्डिनरी होगा, और इट में बी स्पेशल बिजनेस। अगर स्पेशल बिजनेस आपको ट्रांजैक्ट करना है तो उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। तो इफ अ स्पेशल बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड, ईच सच आइटम, आइटम मीन्स वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, आइटम मीन्स जो पॉइंट्स है, तो जो भी आपको करना है उसको हम आइटम बोलते हैं। जैसे आपको नाम बदलना है तो वो एक आइटम हो गया, आपको शहर बदलना है ये दूसरा आइटम हो गया। तो हर आइटम का एक एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहेगा। तो इफ द बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड इज स्पेशल, देन ईच आइटम should be in the form of a resolution and should be accompanied by an explanatory statement which should set out all the facts, इसमें हर मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, एज वुड एनेबल अ मेंबर टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन ऑन द मैटर, तो जो उसको डिसीजन लेने में मदद करे, इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं मटेरियल फैक्ट। तो मटेरियल का मतलब होता है जिससे फर्क पड़ता है। फिर नोटिस शुड बी अकम्पेन्ड बाय एन अटेंडेंस स्लिप, इसमें अटेंडेंस स्लिप होती है। अगर मैं जाना चाहता हूं तो मुझे वो अटेंडेंस स्लिप भरना पड़ता है और वो भर के मैं ले जाता हूं। मैं बोलता हूं कि मैं अटेंड करने आया हूं तो वो स्लिप लेके जाना पड़ता है, तो वो फिर उन लोग अपने रिकॉर्ड पे रख लेते हैं। तो एक स्लिप लगी होती है छोटी सी, अटेंडेंस स्लिप। एंड अ प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी ये कभी कभी अगर मैं नहीं जा सक रहा हूं तो मैं अपने बिहाफ पे किसी व्यक्ति को भेजता हूं, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी। जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में तो नहीं किए होंगे, कॉलेजेस में होता है ऐसा। कॉलेज में जैसे मैं नहीं हूँ आज, मैंने आज बंक किया, मैं बोल रहा हूँ यार मुझे वो मेरी फ्रेंड है घूमने जाना है, मेरे फ्रेंड को बोलूँगा भाई तू प्रॉक्सी मार देना, तो इधर टीचर अटेंडेंस लेगी शशांक शर्मा, उधर से आवाज़ देगा प्रेजेंट टीचर, तो ये प्रॉक्सी है। एक्चुअल में मैंने नहीं बोला, मेरे बदले किसी और ने बोला, तो उसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं। तो प्रॉक्सी मीन्स वो व्यक्ति जो मेरे बिहाफ पे आया है। कई बार टीचर देख लेती है, समझ जाता है टीचर को किसने बोला, कहाँ है शशांक, पता भी लग जाता है, फंस जाते हैं। ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहिए, अच्छी होता है, करते हैं लेकिन कुछ लोग बंक मारने जाते हैं, घूमने जा रहे हैं इसके उसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खैर, तो प्रॉक्सी यानी वो व्यक्ति जिसको मैंने भेजा हूं मेरे बदले। तो यहाँ अलाउड होता है, स्कूल कॉलेजेस में अलाउड नहीं होता कि मेरे बदले तू चले जा आज तू पढ़ लेना, वहाँ अलाउड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि अगर आप नहीं आ सकते, आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बिहाफ पे किसी और को भेज सकते हैं। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी, और इसको एक फॉर्म के थ्रू अपॉइंट किया जाता है,
उस फॉर्म को भी हम प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी दो चीज़ों का नाम होता है, एक वो फॉर्म का जिसके थ्रू उसको अपॉइंट किया, और एक उस व्यक्ति का जो आ रहा है, तो उसको भी प्रॉक्सी बोला जाता है। तो प्रॉक्सी फॉर्म भी इसके साथ लगा होता है। तो notice should be accompanied by an attendance slip and a proxy form with clear instruction for filling, stamping, signing and depositing the proxy form. Properly उसको साइन वगैरह करके जमा करना पड़ता है। फिर डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग द नोटिस, अगर एजीएम है तो जिसमें सब ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं तो उससे रिलेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, बाकी कुछ जनरल बातें, प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेंस स्लिप, ये सब चीज़ें भी होती हैं। ईजीएम है तो क्योंकि स्पेशल बिजनेस होंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहेगा, साथ में प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेंस स्लिप, ये सब चीज़ें लगी होती है। फिर नोट्स टू द नोटिस भी होते हैं। नोट्स टू द नोटिस आर गिवन इमीडिएटली आफ्टर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्डिनरी एंड स्पेशल आइटम्स। तो ये नोटिस जैसे ही खत्म होता है, ये बिजनेसेस हम करने वाले हैं, इसके बाद तुरंत नोट्स चालू हो जाते हैं। तो information regarding ordinary and special business items, the notes to the notice contains the information regarding the following. Notice must state about the right of member to appoint a proxy. तो इसमें कुछ जनरल बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम एक एक करके वैसे भी ये सब चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखा होता है। तो नोटिस मस्ट स्टेट अबाउट द राइट ऑफ अ मेंबर, जैसा कि मैंने बताया ये अधिकार होता है कि मैं प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता हूँ, एंड इन्फॉर्म देम टू लॉन्च प्रॉक्सीज एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स। तो ये तुरंत नहीं कर सकते, मैं आज नहीं डिसाइड कर सकता कि आज मीटिंग है और आज मैं किसी और को भेज दूं, मुझे ये 48 आवर्स पहले जमा करना पड़ता है, कंपनी को बताना पड़ता है कि मेरे बदले ये व्यक्ति आएंगे, तो ये लॉज करना चाहिए। तो मैंने प्रॉक्सी फॉर्म भर के दे दिया, तो इट शुड बी डिपॉजिटेड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, कम से कम 2 दिन पहले। तो आज 11 बजे मीटिंग है तो 2 दिन पहले 11 बजे के पहले ये डिपॉजिट हो जाना चाहिए, तब जाके प्रॉक्सी आ सकता है मीटिंग। ये भी पढ़ेंगे अपन, यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इंटीमेशन दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगाया हुआ है, इट इज अनेक्स्ड, ये लिखना पड़ता है। फिर डेट्स ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर ट्रांसफर बुक्स, तो शेयर ट्रांसफर बुक और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कई बार क्लोज किया जाता है, ये टाइम से ये टाइम तक के शेयर का रजिस्टर जो है ये कोई इंस्पेक्ट वगैरह नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम तक के वो क्लोज कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये भी इसी चैप्टर में, रजिस्टर्स वाला एक चैप्टर है उसमें हमको देखना है, बट वो अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया 88, 89, 90, 95 तक के अपन अभी नहीं देख रहे, अपन 96 के आगे के सेक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल टू मेंबर्स, नॉमिनेट भी कर सकते हैं वो किसी को। इंटीमेशन लिखा होता है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो इट विल बी पेड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर ये पे किया जाता है। तो आज डिक्लेयर हुआ तो 30 डेज के अंदर मेरे अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट, रिक्वेस्ट टू मेंबर्स टू ब्रिंग टू द मीटिंग एडमिशन स्लिप अलॉन्ग विथ देयर कॉपीज ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो प्रॉपरली वो स्लिप वगैरह लेके आओ और अपनी अपनी कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट लेके आओ, क्योंकि कुछ पूछना है तो आप एक दूसरे से नहीं मांगना चाहिए कि अरे भैया तुम्हारी दो भला मेरे को थोड़ा सवाल पूछना था। तो आपने खुद की जो नोटिस के साथ में एनुअल रिपोर्ट दी गई है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वो सब देख के आना चाहिए। सवाल पूछना है तो अपना अपना देखो और पूछ लो, तो ऐसा नहीं बाजू वाले की बुक में देख रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। तो वैसे अगर कर भी ले तो कुछ होता नहीं, बट फिर भी लिखा होता है कि अपनी अपनी अटेंडेंस स्लिप और अपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह लेके आओ, तो लिखा होता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें अभी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला पॉइंट है, नोटिस को कभी कभी हम न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं। ये खास तौर पे उनके लिए होता है जिन लोगों का भारत में कोई एड्रेस नहीं है हमारे पास, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो पहले भारत में रहता था, हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे थे उसने, फिर उसका कहीं जॉब वगैरह लग गया, वो दूसरे कोई देश में शिफ्ट हो चुका है, अब उसको हम दूसरे देश में थोड़ी नोटिस भेजते बैठेंगे। ऐसे केस में हम पेपर पब्लिकेशन कर देते हैं और मान लिया जाता है जिस दिन पेपर में पब्लिश हुआ उस दिन सबको इन्फॉर्म हो गया, तो जो दूसरे देश में भी बैठा है मान लिया जाएगा उसको भी पता लग गया कि मीटिंग इस तारीख को होने वाली है। तो वैसे अब ईमेल का ज़माना है तो इसीलिए अब ये दिक्कत नहीं आती, बट ये कानून जो है ये दोनों के हिसाब से बनाया है। तो ये कानून पहले जब बनाया था तब तो ईमेल वगैरह की बात ही नहीं थी, बट आजकल ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट फिर भी पेपर पब्लिकेशन कर दिया जाता है, एक एडिशनली पेपर में हम छाप देते हैं, और वो भी बिजनेस पेपर में जनरली छापा जाता है। तो अपने नॉर्मल पेपर में आपको कभी ऐसा दिखेगा नहीं, बट आप कोई
इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह टाइप के पेपर्स अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेंगे इस प्रकार के नोटिसेस वगैरह भी कई बार छपते हैं। तो व्हेन नोटिस इज एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर से आप एडवर्टाइज कर रहे हैं सर्कुलेटिंग इन द नेबरहुड ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, इट इज रिगार्डेड एज हैविंग बीन सर्व्ड, मान लिया जाता है कि भेज दिया गया ऑन द डे ऑन विच द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड ऑन द पेपर ऑन एवरी मेंबर, हर व्यक्ति को पता लग गया जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है भारत में, who has no registered address in India and who has not supplied to the company an address within India for giving notice to him। तो मान लिया जाता है कि हमने पेपर में छाप दिया तो उनको भी जानकारी मिल चुकी है, तो ये एक्सीडेंटल ओमिशन वगैरह में वो नहीं फंसेंगे। फिर ये एक जनरल क्लॉजेस एक्ट है, वैसे अभी तक ये कोर्स में था, अब शायद आपके कोर्स में नहीं रहेगा। इसमें यह दिया है, इसमें माना जाता है कि जब भी कोई लेटर आपके घर पे आता है तो हम मान लेते हैं, अगर आपने मना भी कर दिया तो ये मान लेते हैं कि आपको ये मिल चुका है। जैसे आपके घर पे कोई नोटिस आया, वो नोटिस आपके घर आया, आपने देखा अरे नोटिस है, तो आपने बोले नहीं चाहिए, डर गए आप बोलते कि यार नहीं चाहिए, फालतू लीगल नोटिस होगा कुछ, तो आपने मना कर दिया, तो वो लिख लेता है कि आगे वाले ने लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज्ड, तो लिख दिया जाता है। इसके बाद ये वापस चला जाता है कंपनी के पास। अब यहाँ पे मान लिया जाएगा कि आपको ये सर्व हो चुका है। ऐसे हर नोटिस के लिए सेम प्रावधान लगते हैं क्योंकि ये जनरल रूल है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखा है। जनरल क्लॉजेस एक्ट एक जनरल रूल बताता है, ये एक्चुअली उनके लिए बनाया गया था, ऐसे लोगों के लिए जो लोग अवॉइड करते हैं। जैसे कई बार कोर्ट से मुझे नोटिस आया कि कोर्ट में मुझे पेशी के लिए बुलाया गया है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा अरे ये तो कोर्ट का नोटिस है, मैं डर गया और मैंने बोला कि नहीं चाहिए, मुझे वापस ले जाओ। ऐसे केस में मान लेते हैं कि इनको मिल चुका है, तो इसीलिए लेना चाहिए नोटिस को। ऐसे कुछ कानून होते हैं, कई बार होता है जैसे अब क्लाइंट आता है, क्लाइंट बोलता है वो नोटिस आया था कोर्ट से, मैंने मना कर दिया, तो उसको उल्टा बोलना पड़ता है भाई लेना चाहिए, एटलीस्ट लोगे तो पता तो लगेगा उसमें लिखा क्या है। अगर आप नहीं लेते हो ना तो भी मान लिया जाता है आपको पता है उसमें क्या लिखा था। तो ये एक जनरल रूल बनाया गया है, ये इसीलिए क्योंकि लोग अवॉइड करना चाहते हैं लीगल नोटिस को। तो अगर आपने अवॉइड किया तो मान लिया जाएगा कि आपको ये मिल चुका है। तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है। तो क्या लिखा है, वेयर अ पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, अगर उसने मना कर दिया, नोटिस सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अंडर सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, सच टेंडर ऑफ रजिस्टर्ड कवर, तो इसमें जो कवर होता है उस पर लिख के आता है कि इसने रिफ्यूज कर दिया, वो वापस आएगा, एंड हिज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इज वैलिड सर्विस, तो इसको वैलिड सर्विस मान लेते हैं, दैट मीन्स मान लेते हैं उसको मिल चुका है। ठीक है, तो एक जनरल रूल है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में ये बताया गया है। वैसे अब जनरल क्लॉजेस एक्ट आपके लेवल पे रहता नहीं रहता, तो चांसेस तो नहीं की हैं, बट बता नहीं सकते, देखते हैं क्या होता। क्लियर होगी कुछ दिनों में पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एक स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू नोटिस देख लेंगे। वीडियो भी दिखाने वाला था, मैं भूल गया, फिर तो बताया था ना सत्यम का घोटाला दिखाएंगे अपन, भूल गया मैं। 2-4 है वैसे, उसके बहुत सारे वीडियो है, देखता हूँ। ये वाले लैपटॉप में तो है ही वैसे। तो वो है सत्यम के स्कैम, देखेंगे, ये वाला देखते हैं। सारे नहीं देखेंगे तो एक देखेंगे, चलो लगा लेते हैं। आपकी क्लासेस में मैंने शायद फाउंडेशन में भी कुछ क्लासेस में वीडियोस दिखाया होगा, कुछ में नहीं दिखाया होगा, तो वो भी डिपेंड करता है टाइम कितना है। जैसे इंटर में भी रेगुलर बैचेस में टाइम कम हो जाता है तो थोड़े वीडियो स्किप हो जाते हैं, अगर टाइम ज़्यादा है तो मैं वीडियोस बताता हूँ, डिपेंड करता है टाइम कितना है उसके ऊपर। चलो देख लेते हैं, अभी तो टाइम है अपने। हाँ हाँ, वो भी दिखाया था, रेस्टिट्यूशन समझने, वो तो हर बैच में दिखाया क्योंकि उसके बिना मैं रेस्टिट्यूशन नहीं समझाता। हाँ, डिलीट करना जरूरी था तो ठीक है, चलो देखते हैं, वीडियो देख ही लेते हैं सत्यम का घोटाला कैसे हुआ था। नाइनटीन 1987 में नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे। 1987 में बी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था।
1991-92 में सत्यम कंप्यूटर बीएसई पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे। सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा। हैदराबाद में भी रियल एस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा, यानी उनमें हेराफेरी करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था और ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी। राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के नाम पर जमीन खरीदता था। उनके फार्म में काम करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह 4 से 5 हज़ार रुपये थी, उन्हें भी राजू ने उन 365 में से कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बनाकर उनके नाम पर जमीन खरीदी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया। मेट्रो मैन श्रीधरन का कहना था कि राजू के पास हैदराबाद के प्रपोज्ड मेट्रो रूट की इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, यानी पहले से ही राजू को उस मेट्रो लाइन का रूट पता था। राजू अग्रेसिवली उस प्रपोज्ड मेट्रो ट्रैक के नज़दीक की ज़मीनें खरीदने लगा, ये सोचकर कि जब मेट्रो लाइन बन जाएगी तब उस जगह के रेट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और रियल एस्टेट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डालकर राजू ने दिखाए झूठे फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट एट्सेट्रा और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा। सत्यम कंप्यूटर का ज़्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाने लगा। राजू ने 7500 फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाई थी। फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाकर सेल्स हो गया ये तो दिखा दिया, बट वेयर इज़ द प्रॉफिट? उस फेक सेल से मिला हुआ प्रॉफिट कहाँ है? तो उसके लिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर फेक सेल से मिला हुआ पैसा बैंक में है ऐसा दिखा दिया, यानी बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में था ही नहीं। कई सालों तक राजू इसी तरह लगातार सेल्स, प्रॉफिट्स और बाकी फिगर्स को बढ़ाकर दिखाता रहा। कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाकर राजू इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई और सत्यम के प्रमोटर्स लगातार ऊंची प्राइसेस पर अपने शेयर्स बेचते रहे। 1999 में सत्यम में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 24% थी। वहां से वो कम होते होते 2008 की एंडिंग तक सिर्फ 2% तक आ गई थी और उन पैसों का उपयोग उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया। जैसे जैसे सत्यम का ऑपरेशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे एक्चुअल फिगर्स और राजू ने दिखाई झूठी फिगर्स के बीच का फासला बढ़ता गया और वो फासला एक बड़ी अमाउंट बन गया। 2008 में आए रिसेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में बहुत स्लो डाउन यानी मंदी आई और अच्छी प्राइस पर प्रॉपर्टीज बेचकर एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स का गैप फिल करने का राजू का प्लान फेल हो गया। उसके बाद गैप फिल करने के लिए राजू ने नया प्लान बनाया। इस प्लान के अनुसार सत्यम कंप्यूटर मेटस इंफ्रा के 51% स्टेक्स और मेटस प्रॉपर्टीज के 100% स्टेक्स खरीदने वाली थी और राजू ने कहा था कि यह पैसा मेटस के प्रमोटर्स को जाएगा। मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज ये दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। सत्यम को उल्टा पढ़ोगे तो मेटस बन जाता है। राजू ने सोचा कि इस डील से ये दिखाने में मदद होगी कि एक्चुअल फिगर्स और झूठी फिगर्स में जो गैप था उन पैसों से इन दो कंपनीज को खरीदा गया है, जबकि एक्चुअल में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। इस तरह एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स के बीच का गैप फिल हो जाएगा। 16 दिसंबर 2008 को सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्लान को तुरंत मंजूरी दी। शेयर होल्डर्स की परमिशन लिए बिना ही राजू ने इस डील को सैंक्शन कर दिया, लेकिन सत्यम के इन्वेस्टर्स को यह डिसीजन कुछ ठीक नहीं लगी, स्पेशली सत्यम के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। सत्यम के इस डिसीजन के बाद सत्यम के स्टॉक में जोरदार गिरावट हुई। यूएस के एक इन्वेस्टर ने सत्यम के खिलाफ लॉसूट भी फाइल किया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सत्यम के स्टॉक में 55% की गिरावट हुई, जिसके दबाव में आकर सत्यम ने मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रा को अक्वायर करने का प्लान रद्द कर दिया। जैसे ही यह प्लान फेल हो गया, सत्यम के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। गैप फिल करने का राजू के पास ये आखिरी ऑप्शन था। उसे भी फेल होते हुए देखकर राजू ने 7 जनवरी 2009 को ये कन्फेस यानी कबूल कर दिया कि सत्यम कंप्यूटर पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं।
तो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे राजू ने फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्फ्लेट किए थे। आप यहाँ देख सकते हो कि राजू ने दिखाया हुआ प्रॉफिट कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा है। सिमिलरली एक्चुअल कैश डिपॉजिट और राजू ने दिखाए कैश डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसी तरह राजू कई सालों तक सत्यम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करता रहा। राजू ने बताया कि बैलेंस शीट के एक्चुअल फिगर्स और दिखाए गए फिगर्स के बीच 7,000 करोड़ का गैप था। बाद राजू के साथ साथ सत्यम के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स पर भी सवाल उठने लगे। कंपनी पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करती रही और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को इसकी खबर भी नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सत्यम का ऑडिटर पीडब्ल्यूसी दैट इज प्राइस वाटर हाउस कूपर था। तो फिगर्स इन्फ्लेट होती रही और इतने सालों में पीडब्ल्यूसी ने एक बार भी इन्वॉइसेस या बैंक स्टेटमेंट्स चेक नहीं किए। ऑडिटर का काम होता है कि कंपनी के पूरे हिसाब किताब की जांच करना और उनकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी चेक करना। ऑडिटर एक तरह से शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है और यहाँ पर ऑडिटर ने भी शेयर होल्डर्स के साथ धोखेबाजी की। अभी रिसेंटली सेबी ने पीडब्ल्यूसी पर 2 साल का बैन लगा दिया। यूएस स्टॉक मार्केट रेगुलेटर एसईसी ने भी पीडब्ल्यूसी को $6 मिलियन का फाइन लगाया। बाद में ये भी पता चला कि सत्यम पीडब्ल्यूसी को आईटी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज अपने ऑडिटर को दे रही फीस से दुगनी फीस देता था। 9 जनवरी 2009 को राजू और उसके भाई बी रामा राजू को अरेस्ट कर लिया गया। इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने तुरंत सत्यम पर नए बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट किया और सत्यम को पूरी तरह कोलैप्स होने से बचाने की तैयारी की। गवर्नमेंट का प्लान था कि जल्द से जल्द कंपनी को सेल किया जाए। फाइनली टेक महिंद्रा ने सत्यम को खरीद लिया। टेक महिंद्रा ने अप्रैल 2009 में सत्यम के 51% स्टेक्स खरीद लिए और कंपनी का नाम महिंद्रा सत्यम कर दिया। बाद में जून 2013 में महिंद्रा सत्यम टेक महिंद्रा में मर्ज हो गई। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार राजू मनी लॉन्ड्रिंग करता था और पैसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में भेजता था और बाद में वो पैसा इंडिया में रीरूट करवाता था और उन पैसों से राजू कई सारी बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदता था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राजू के साथ 47 लोगों पर और राजू के 166 कंपनीज पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए और राजू और फैमिली की प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। सेबी ने राजू फैमिली पर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगाए और उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग से मिला हुआ 1850 करोड़ का प्रॉफिट 12% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने के ऑर्डर्स दिए। साथ ही 14 साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में डील करने पर बैन लगा दिया। 10 अप्रैल 2015 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राजू के भाई बी रामा राजू, वक्त के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्रीनिवास वदलामनी, पीडब्ल्यूसी के 2 पार्टनर्स और 5 लोगों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और राजू और उसके भाई को 5.5 करोड़ का फाइन लगाया। ये स्कैम बाहर आने से पहले सत्यम का बहुत बड़ा नाम था और सत्यम इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी थी। सत्यम का स्टॉक निफ्टी और सेंसेक्स में भी शामिल था। 9 जनवरी 2009 को सत्यम कंप्यूटर के स्टॉक को निफ्टी और सेंसेक्स से निकाला गया। सितंबर 2008 में वर्ल्ड काउंसिल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने सत्यम को ग्लोबल पीकॉक अवार्ड से नवाजा और उसके 4 ही महीने बाद सत्यम का अकाउंटिंग फ्रॉड बाहर आया। सत्यम के उस वक्त के सीएफओ श्रीनिवास वदलामनी और कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने राजू ने यह स्कैम कन्फेस करने के कुछ ही महीने पहले अपने सत्यम के शेयर्स बेच दिए थे। राजू ने सत्यम का फ्रॉड कन्फेस करने के बाद 2-3 दिन में सत्यम की शेयर प्राइस 170 रुपये से गिरकर 6.5-7 रुपये पर आ गई। स्कैम के बाद सत्यम की शेयर प्राइस गिरने की वजह से सत्यम के इन्वेस्टर्स को 14,162 करोड़ का लॉस हुआ था। LIC जो सत्यम कंप्यूटर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था उसे करीब 950 करोड़ का लॉस हुआ था। सत्यम का संस्कृत में मतलब होता है ट्रूथ यानी सच, लेकिन सत्यम के प्रोमोटर्स ने जो किया उसमें कहीं पर भी सत्यम नहीं था, बस असत्यम ही असत्यम था। राजू बस पैसा बनाना चाहता था और उसके लिए राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे क्राइम्स किए। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जब कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करो कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स क्यों बेच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर नया कंपनी इसके बाद ही हमने सोचा कि ज़रूरत है, क्योंकि सज़ा बहुत कम हुई थी। लोगों का इतना नुकसान हुआ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए की सज़ा, 7 साल का कारावास, यानी कुछ भी नहीं है वैसा देखा तो इसीलिए अभी न्यू कंपनीज एक्ट उसके बाद ही चालू हो गया था कि 2009 में ही पहली बार सोच लिया गया था कि हम एक नया कंपनी लॉ लेके आएंगे। तो एक कमिटी थी, जे ईरानी कमिटी। कमिटी बनाते हैं पहले जब भी कोई कानून बनता है, तो एक ईरानी चाय भी होती है, कमिटी बनी थी। तो वो कमिटी ने प्रपोज किया था कि ये सब चीज़ें होना चाहिए। चाय होती है, खैर ठीक है। तो मैं बता रहा था कि वो कानून तभी चालू हो गया था, 2009 में ही चालू हो गया था कि ये लेके आना है, नया कानून आना चाहिए इसके लिए जो स्ट्रिक्ट रहे,
जिसमें अगर कोई गड़बड़ करे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लगे, या इवन उसको सज़ा जो रहे वो कम से कम ऐसी तो रहे कि अगले बार ना करे। इतनी कम सज़ा में तो फिर से कर सकते हैं अपन, टाइम बाद फिर जब छूट के आए फिर से सोचेंगे यार कोई बड़ी सज़ा तो थी नहीं, फिर से करो। तो रहते हैं ना कुछ कुछ लोग। तो इसीलिए वैसे भी फ्रॉड करना तो बड़ा करना चाहिए, छोटे मोटे फ्रॉड में कुछ नहीं बचा है। चिंदी चोरी करते हैं उससे ज़्यादा की पेनल्टी लग जाती। तो अभी तो यहाँ पे इवन ऐसा है कि आपने फ्रॉड किया है तो उससे 3 गुना ज़्यादा पेनल्टी लग सकती है, 2 गुना लग सकती है। तो 1000 करोड़ का फ्रॉड है तो 2000 करोड़ की पेनल्टी लग जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है अभी, यानी एकदम स्ट्रिक्ट बना दिया है इस कंपनी लॉ। बट धीरे धीरे फिर इसको थोड़ा लीनियंसी लाई गई, क्योंकि इनको लगा था ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया, फिर धीरे से इसको थोड़ा और लीनियंट किया गया। बहुत सारे जगह से अभी जेल के प्रावधान हटाए गए। तो इम्प्रिजनमेंट नहीं तो हर जगह था, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो जाता था। तो अभी वो सब चीज़ें हटाई गई है। खैर, चलो देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे और भी वीडियोस हैं दो चार, सत्यम के ऊपर ही बहुत सारे मिल जाएंगे। एनरॉन का एक फ्रॉड था, तो ये सब तो बहुत बड़े फ्रॉड है, यूएस के सबसे बड़े फ्रॉड में से एक है वो। तो एनरॉन है, वर्ल्ड कॉम है, तो ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड सिर्फ भारत में नहीं हुए, बाहर भी हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड सत्यम का ही था। तो बाकी जो इंडिविजुअल लोग करते हैं वो तो अलग है, बट ये जो कंपनी का जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है वो सत्यम का हुआ है। आज तक इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। बाकी लोग पैसा लेके डुबा जाते, भाग जाते, दुबई जाके बैठ गए, यूएस जाके, यूके जाके बैठ गए, यूएस तो नहीं, यूके जाके बैठ जाते हैं। यूके इसीलिए चले जाते हैं, वहाँ पे कई जगह ऐसी है जहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। यूके में बहुत सारी जगह है जहाँ पे भारत के कानून अप्लाई नहीं होते, इसीलिए हम वहाँ से लेके नहीं आ सकते। तो भारत से अगर हम रिक्वेस्ट भी करें तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो वहाँ की सरकार प्रोटेक्ट करती है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में एक लमसम अमाउंट लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं हम इतना पैसा लेके आ रहे हैं, यहाँ निवेश करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वहाँ की सरकार आपको प्रोटेक्ट करती है। तो उनको फ़ायदा है ना। तो ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स भी है जहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं लगते, कुछ नहीं, आप वहाँ जाके बिजनेस रहता है ऐसा। हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे। खैर, हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग वो वैसे फाइनल लेवल पे आपको इसका भी कानून था, बट अब हट जाएगा, वो गलत है वैसे। इसीलिए एमसीए रोक के रखा है आपके को, कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसके ऊपर एक और कानून बनाया गया इसके बाद, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी जो पैसे को आप बाहर लेके जा रहे हैं। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, वैसे मेन एम होता है उसमें ब्लैक मनी जहाँ जहाँ यूज हो रहा है। लॉन्ड्री का मतलब होता है जिसमें आप साफ कर रहे हैं। तो कपड़े को लॉन्ड्री में डालते हैं तो खराब के साफ हो जाते हैं। तो यहाँ मनी को जब आप ब्लैक से वाइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। बट इतना ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। जहाँ जहाँ इलीगल पैसा, कैश ट्रांजेक्शन आते हैं, ये सब इसमें कवर होता है। इसी के बाद एक और कानून बनाया गया था बेनामी संपत्ति के ऊपर, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट एक बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे कानून बने एक फ्रॉड के कारण। तो अब इसीलिए ये जो कानून है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखोगे आप, और ऐसे और भी कानून बनाए गए। फिर करते हैं लोग फ्रॉड, फिर भी नए नए लोग ढूंढते ही रहते कुछ ना कुछ तरीके। पहले 92 में हुआ था वो आपने देखा, ये 2008 का फ्रॉड, ये लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड था। पर उस टाइम भी अपनी इकोनॉमी संभल गई। उस टाइम एक तो रिसेशन भी आया था, एक्चुअली रिसेशन के कारण ही ये फ्रॉड सामने आया, जैसा हमने वीडियो में देखा कि बाजार में मंदी आ गई, और जो सोचा था उसने कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, अगर सही में वैसा होता तो ये फ्रॉड कभी पकड़ा ही नहीं जाता। रेट बढ़ जाते, वो प्रॉपर पैसा वापस आ जाता, इन लोग अपना प्रॉफिट जेब में डालते और बाकी का पैसा इसमें कंपनी को वापस कर दिए होते हैं। तो लेकिन एक्चुअल में दिक्कत वो थी कि एक्चुअल में कोई प्रॉफिट था ही नहीं, और इधर में उन्होंने इन्फ्लेट कर दिए थे पूरे फिगर्स, और जो रियल स्टेट जहाँ से उनने सोचा था पैसा आएगा वो एकदम से डूब गया। तो उसके बाद से 2008 के बाद से रियल स्टेट उठा भी नहीं है, उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। रियल स्टेट बाजार बहुत मंदी के दौर से ही गुजर रहा है। बहुत सारी कंपनीज उस टाइम पे जो रियल स्टेट में डील करती थी उनके शेयर्स के प्राइस कम हो। तो वो मेन था, रिसेशन पूरे दुनिया भर में आया था उस टाइम में। तो मेजर उस टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश हुए थे पूरे दुनिया भर में। और सत्यम का भी जैसा कि स्टॉक जो है ये यूएस में भी लिस्टेड था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो आप वहाँ भी लिस्ट करवा सकते हैं, जैसे इन्फोसिस भी वहाँ भी लिस्टेड है, उसके एडीआर्स चलते हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ भी लिस्ट करा सकते हैं, यहाँ भी वहाँ भी लिस्टेड था, तो वहाँ के मार्केट को भी काफ़ी अफेक्ट पड़ा था इसके। बट फिर भी उस टाइम क्योंकि अपने यहाँ पे ब्लैक मनी बहुत थी, तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि ब्लैक मनी इतनी थी कि अपना मार्केट उतना डूबा नहीं, क्योंकि हर किसी के पास पैसा था उस टाइम पे। ब्लैक मनी था, कैश ट्रांजेक्शन्स बहुत होते थे, मार्केट के डूबने का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया था भारत में।
भारत का शेयर बाजार उस टाइम भी उतना नहीं गिरा था जितने बाकी के बाजार गिरे थे, क्योंकि लोगों को उतना पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लोगों के पास पैरेलल एक ट्रांजेक्शन चलते थे, जैसे कैश के ट्रांजेक्शन है, ये अब तो बहुत कम हो गए, और इसीलिए अब अपने यहाँ मंदी जल्दी आ जाती है, जल्दी से पता लगता है कि अभी कैश ट्रांजेक्शन्स कम हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन यूपीआई के ही थ्रू होते हैं, तो और या फिर डेबिट कार्ड वगैरह से ही आप ट्रांजेक्शन करते हो। कैश ट्रांजेक्शन कम होने से बाजार से पैसा कम हो गया। इसके पीछे दो चीज़ें थी जिसके कारण हुआ, एक तो नोटबंदी से कैश ट्रांजेक्शन गायब हो गए, कम हो गए, और दूसरा जीएसटी। जीएसटी में भी बहुत सारा बहुत अच्छा एक कानून है वो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उतना अच्छे से। जितना अच्छा वो कानून है उतने अच्छे से अगर उसको अप्लाई करते तो बहुत ही सही होता, लेकिन एक्चुअल में वैसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने जो बोले थे रिटर्न GSTR 1 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये 3 कभी आया ही नहीं अभी तक के। 3 भी एक ट्रांजिशनल रिटर्न चल रहा है। तो पहले ऐसा था कि पहले हर कोई सेल डालेगा, फिर परचेस आएंगे, क्योंकि मैंने सेल डाला तो आगे वाले का परचेस है, परचेस ऑटोमेटिक दिख जाएगा, फिर दोनों कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली कितना जीएसटी पे करना है वो सिस्टम कैलकुलेट। बट फिर इन लोगों का प्रॉपर चला नहीं वो। लोगों ने किसी को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना अलाउ कर दिया, कोई मंथली डाल रहा है, तो मैचिंग ही नहीं हो पाती। आईटीसी की जो मैचिंग होना चाहिए, अभी आप पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो मैचिंग ही नहीं हो पाती। जो कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आपको लगेगा यार कितना अच्छा कानून है, लेकिन उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो प्लान बहुत अच्छा था बट वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया वो। अगर वैसा एग्जीक्यूट होता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता अपने देश, नहीं हो पाया। और अभी रिसेंटली तो ऐसी भी चीज़ें हो गई जो कि थोड़ा बोला गया था, वादा किया गया था ऐसा नहीं होगा, वो भी हुआ। जैसे ज़रूरत की चीज़ों पे भी जीएसटी लगाया गया। अभी 1 महीने पहले की न्यूज़ है, आटे पे जीएसटी लगा दिया। तो उनका बोलना है कि आटा जो है ये लग्जरी गुड हो गया, लग्जरियस इसमें आता है, क्योंकि आटा जो है ये अमीर लोग खरीदते हैं, गरीब लोग गेहूं खरीदते हैं और वो जाके गेहूं पिसा के आटा बनाते हैं। और आटा एक मैन्युफैक्चर्ड गुड है। अगर आप वीट देखो तो वीट ये एग्रीकल्चरल गुड्स में आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन वीट फ्लोर जो है वो रहता है एक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर जीएसटी लगाया। बट ये गलत है, एकदम बेतुकी चीज़ है। लेकिन क्या होता है, जब तक कि अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, अपने अपोजिशन में बैठे पप्पू, तो कोई स्ट्रांग ही नहीं है वहाँ पे अपोजिशन, तो इसीलिए कई बार एब्यूज ऑफ अथॉरिटी होता है। जो अथॉरिटी दी गई है वो अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि पूरी मेजोरिटी अभी एक ही व्यक्ति की है, तो एक ही पार्टी की है। तो आप सेंटर देखो, स्टेट्स देखो, मेजोरिटी उनकी हो जाती है, और इसीलिए तकलीफ होती है कि डिसीजन लेना है। काउंसिल भी, जीएसटी काउंसिल भी डिसाइड कर रहा है तो मेजोरिटी वहाँ इनकी है। कोई कानून लाना है, मेजोरिटी उनकी है, तो इसीलिए दिक्कत आती है, क्योंकि अपोजिशन ही नहीं है। जब तक अपोजिशन नहीं होगा तो तब तक के गलत इस्तेमाल होता है पावर्स का। इसीलिए अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। अपने यहाँ बकवास है ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं अपन, पढ़ाई रह गई थोड़ी आज फिर। लेकिन अच्छा है, ये वीडियो देखने में काम का है, काफ़ी कुछ समझ में आता है ये वीडियो से। एक और सेक्शन है, सेक्शन 102। तो 101 नोटिस के बारे में बताता है, 102 भी नोटिस की ही बात करता है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्चुअली ये जितना भी पार्ट है, ये जो नीचे दिया है पॉइंट नंबर 4 में, ये पूरा पार्ट आता है सेक्शन 102। एजेंडा क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, स्पेशल बिजनेस क्या है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है, ये सब 102 में बताया है। और नोटिस क्या है ये 101 में बताया, ठीक है। सेक्शन 101 नोटिस है, 102 ये एजेंडा में कौन कौन से बिजनेस आते हैं, फिर कौन सा स्टेटमेंट लगता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताइए 102 में। देखते हैं। फर्क है ना, मैं बताया ना, दो प्रकार की जनरल मीटिंग होगी, एक एनुअल, दूसरी ईजीएम। एजीएम और ईजीएम दो प्रकार की मीटिंग होगी। एनुअल जनरल मीटिंग एक ही होगी। ईजीएम जब एजीएम नहीं होना है, हो चुकी है एजीएम, और आपको कोई डिसीजन लेना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो भी पढ़ेंगे अपन, वो आएगा अभी, बट दोनों अलग है। तो जनरल मीटिंग के दो प्रकार, यहाँ देखो अपन ने बनाए हैं जो डायग्राम, अब ध्यान से देखो, उसमें अपन ने वही लिखा, जनरल मीटिंग है उसके दो प्रकार, या तो एजीएम या ईजीएम, ठीक है। तो जनरल मीटिंग के ही दो हिस्से हो जाते हैं, और एक क्लास मीटिंग भी होती है, ठीक है। तो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, और ईजीएम ये भी एक जनरल मीटिंग है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल, ये तो फर्क है। चलो, तो सेक्शन 102 देखते हैं। अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट दी फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट्स, तो आपको एक स्टेटमेंट लगाना है जिसमें कुछ मटेरियल फैक्ट्स बताए जाएंगे। अ स्टेटमेंट
सेटिंग आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस, जितने भी स्पेशल बिजनेस वाले आइटम है उनके साथ, टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ जनरल मीटिंग शैल बी एनेक्स्ड, कंपल्शन है आपको ये लगाना ही है, टू द नोटिस कॉलिंग द जनरल मीटिंग, कॉलिंग द मीटिंग नेमली। तो कौन कौन सी चीजें? पहली चीज आपको बताना है इंटरेस्ट। तो एक तो फैक्ट तो बता ही देना है, वो नीचे भी दिया है बी वाले पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, इंटरेस्ट, फिर वो फाइनेंशियल हो अदरवाइज देन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो वो भी बताना है, फाइनेंशियल नहीं है वो भी बताना है, डायरेक्ट है वो भी बताना है, इनडायरेक्ट है वो भी बताना है। तो डायरेक्टर, मैनेजर, अदर की मैनेजरियल पर्सन, कोई और इंपॉर्टेंट जो की मैनेजरियल पर्सन वगैरह हैं जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, इनका कोई इंटरेस्ट है ये बताना है, या इनके कोई रिलेटिव का भी अगर इंटरेस्ट है, जैसे मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है बट मेरे किसी फैमिली मेंबर का इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में या उस पर्टिकुलर डिसीजन में, तो वो चीज़ बताना पड़ेगा। तो हर रेजोल्यूशन की पूरी डिटेल जानकारी दी जाती है। तो ये पहली चीज़ इंटरेस्ट, एंड दूसरी चीज़ ऑल अदर इंफॉर्मेशंस and facts that may enable the member to understand the meaning, scope and implication of the item of business and to take decision। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे मटेरियल फैक्ट। ये मटेरियल फैक्ट्स ही हैं, ठीक है। तो ये बताता है सबसेक्शन 1 कि आप जब भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाओगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दो चीजें ये तो होना चाहिए, एक इट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स जिससे आपका डिसीजन बदल सकता था, वो पूरा आपको रेजोल्यूशन समझाना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बाद लोग उस पर वोटिंग करेंगे। तो इनको हम बोलते हैं मटेरियल फैक्ट, जिससे उसको डिसीजन लेने में मदद होगी, वो चीज़ बताना ज़रूरी है। दूसरा इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, केएमपी, ये बताना है। इसके अलावा आगे एक चीज़ और दिखेगी आपको, मैं बताया था यहाँ एक लाइन और आएगी। तो एक अगर कोई डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, जैसे समझो यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस है, एक स्पेशल बिजनेस है जिसमें हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले, अब वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमने सब मेंबर्स को बुलाया है, लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे प्रॉपर्टी के कागज देखना है, तो उसको कागज देखने का भी एक टाइम देना पड़ेगा, एक वक्त बताना पड़ेगा। तो इफ द स्पेशल बिजनेस इज रिलेटेड टू सम डॉक्यूमेंट, सम कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने की जगह और वक्त भी इसमें बताया जाता है। तो कभी कभी ऐसे कोई बिजनेस हो सकते हैं जिसमें हम कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चर्चा करने वाले हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम डिसीजन लेने वाले हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की बात हो रही है, तो उसकी डिटेल भी हमको देखने की अनुमति है। तो ये हम मीटिंग में आके नहीं देखेंगे, इसके लिए हमको पहले से बताया जाता है कि अगर आपको ये देखना है तो हम 21 डेज पहले नोटिस दे रहे हैं, आप इस दिन के बीच में कभी भी आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे रहेंगे। तो ये चीज़ इनको बताना पड़ता है। तो जो अगला पॉइंट है ये टाइम एंड प्लेस फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इन सब चीजों को देखने की एक जगह और एक वक्त बताया जाता है, ठीक है। तो ये सबसेक्शन 1 में यही चीजें हैं, सबसेक्शन 2-3 में आपको ये आगे के पॉइंट्स देखने को मिले। इनफैक्ट ये भी बताया कि इंटरेस्ट कब कब माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, समझो ये एक कंपनी है, ये कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं, और ये कंपनी एक डिसीजन ले रही है दूसरी कंपनी के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दूसरी कंपनी के साथ, समझो ए है, मैं ए कंपनी का डायरेक्टर हूं, और एक दूसरी कंपनी है बी, इसमें अगर मेरी 2% की शेयर होल्डिंग है तो यहां पे ये कंपनी भी इंटरेस्टेड मान ली जाती है, 2% तक भी शेयर होल्डिंग। तो मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं बट यहां मेरी 2% की शेयर होल्डिंग है ना, 2% बहुत ज्यादा होता है, आपको लग रहा होगा सर 2% बहुत ज्यादा हो जाता है वो, क्योंकि 2% ये अगर आप उसके फेस वैल्यू से देखो तो बहुत सारे शेयर्स हो जाएंगे। तो अगर समझो आज की वैल्यू, आप अगर मार्केट वैल्यू देखोगे तो भले ही 2-3 हज़ार हो सकती है, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू होती है 1-1 रुपए के शेयर होंगे, 10-10 रुपए के होंगे। जैसे टीसीएस का आप एक एग्जाम्पल ले लो, टीसीएस का मार्केट वैल्यू आज 3,300 रुपए है, लेकिन उसके जो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की रहेगी।
तो 10 रुपए के हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा आपको उसके 2% होल्डिंग। तो जब भी हम होल्डिंग की बात करते हैं ये पेड अप वैल्यू के हिसाब से होती है, मार्केट प्राइस से उसका लेना देना नहीं होता। ठीक है, टोटल कितना शेयर कैपिटल है कंपनी का उसमें से आप 2% हो, वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो अगर ये व्यक्ति 2% इसमें होल्ड कर रहा है बी लिमिटेड में, और हम कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो बी से रिलेटेड है, बी कंपनी से, बी लिमिटेड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये दोनों कंपनी को भी हम रिलेटेड मान लेंगे। और यहाँ मुझे ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ और बी लिमिटेड में मेरी 2% की शेयर होल्डिंग, तो ये भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर की कैटेगरी में कवर। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो या अदरवाइज, यहाँ मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तो ये दोनों कंपनी की डीलिंग हो रही है, बट मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ पे भी शेयर होल्डर हूँ और मेजर शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे ये चीज़ इन्फॉर्म करना। ये कहाँ पे, तो ये भी इसी में लिखा होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाले पॉइंट, तो ये चीज़ लिखी हुई है, देखो दिया है। तो सबसेक्शन 3 पहले ये बताता है कि वेयर एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, तो आपको उसको पढ़ने का एक टाइम और एक प्लेस बताना पड़ेगा जब वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो वेयर एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, द टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड शैल बी स्पेसिफाइड। ये सबसेक्शन 3 में बताया है, सबसेक्शन 1 में सिर्फ ये बताया, सबसेक्शन 3 में ये एडिशनल एक पॉइंट बताई गई है। सबसेक्शन 2 क्या बताता है, तो ये कुछ नया नहीं बताता, ये जो हमने पढ़ा कि ऑर्डिनरी बिजनेसेस क्या है और स्पेशल बिजनेसेस क्या है, तो ये सबसेक्शन 2 में लिखा है। तो ये पूरा सेक्शन 102 है, में से ये 1 है, ये 2 है और ये 3। ठीक है, तो खैर आपको सबसेक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन भी याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट वो अपने आप हो जाएंगे, आपको खुद को याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने बार बोलूंगा सेक्शन 101 102, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बट घर पे पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। तो लेकिन फिर भी क्लास में काफ़ी कुछ हो जाएगा, पर आप एक बार घर पे रीड करेंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ, पढ़ना ही पड़ता है। अगर कोई आपको बोलेगा घर पे पढ़े बिना सीए होते, तो ऐसा नहीं होता। फाउंडेशन में भले ही कई लोग हो जाते हैं, लॉ वगैरह निकल जाता है, लेकिन बाकी इंटरमीडिएट में बिना पढ़े पास नहीं होते, फाउंडेशन में बिना पढ़े हो जाते, सिर्फ क्लास के भरोसे हो जाते हैं, लेकिन इंटर में नहीं होते। हुए भी होंगे कुछ लोग फाउंडेशन में, घर पे उतना पढ़े नहीं होंगे। वैसे तो इंटर में भी मुझे एक बच्चे का उस दिन मैसेज आया था, वो बोले सर मैं सिर्फ 2 दिन की पढ़ाई में लॉ निकल गया, इंटर का लॉ, सिर्फ 2 दिन आपने जो बताए थे क्वेश्चन बैंक में ये देख लेना, वो देख के गया और पास हो गया। तो बहुत ग्रुप निकला है उसका। तो हाँ, बहुत ग्रुप निकले, ये नाम नहीं पता बट आए थे, ऐसे आते रहते हैं हर दिन चलो ठीक है, इतने बार थैंक यू बोला उसने, मैंने राजेश्वर ने बोला था मेरे को, राजेश्वर नाम है। उसने मेरे को बोला था कि सर वो आप बोलते ना कि कोई भी सीए बने यानी डर लगे तो बोलना शशांक शर्मा बन सकता है, तो बस मैं वही सोच के किया बोले, तो हाँ तारीफ थी वो तो वो आज आने भी वाला है मिलने, तो अभी आएगा वो, देखते हैं। हाँ चलो, तो अभी वो इसका मैसेज आया, तो अभी मैं देखा तो मैं उसको रिप्लाई भेज दिया, तो सर मैं आने वाला हूँ, कब तक आऊँ, अभी चलो ठीक है, देखते हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, तो जब सबसेक्शन 1 में हमने बोला, हमने यहाँ ये डिफाइन नहीं किया स्पेशल बिजनेस क्या है, और वो मैंने आपको पहले बता दिया इसीलिए, लेकिन यहाँ अभी तक के डिफाइन नहीं किया स्पेशल बिजनेस क्या है, ये डिफाइन किया है सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 बोलता है पहले ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, उसको छोड़ के जो है वो सब स्पेशल है। ठीक है, तो फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, इन केस ऑफ एन एजीएम, एजीएम में तो हर बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड देयर एट शैल बी डीम टू बी स्पेशल अदर देन, तो ये 4 को छोड़ के सबको स्पेशल मानेंगे, तो ये 4 को हम क्या मानेंगे, तो इसको हम ऑर्डिनरी मानेंगे।
तो इसको हम ऑर्डिनरी बिजनेस। तो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करना एंड द रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही होते हैं। फिर टू डिक्लेयर द डिविडेंड डिक्लेयर करना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स को अपॉइंट भी करना और उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना, ये काम होते हैं एजीएम में, ये 4 चीजें। तो इनको हम ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं। इनके अलावा जितने रहेंगे वो सब स्पेशल रहेंगे। ऑल बिजनेस शैल बी डीम्ड एज स्पेशल अदर देन दीज 4। तो ये 4 ऑर्डिनरी है। कब की बात? एजीएम की। और ईजीएम में तो ये 4 चीजें होती नहीं। दैट मीन्स ईजीएम में सभी स्पेशल है, क्योंकि ऑर्डिनरी होता नहीं उसमें, सब स्पेशल है। तो इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग मीन्स ईजीएम, ऑल बिजनेसेस शैल बी डीम्ड टू बी। ठीक है। फिर प्रोविजो बोल रहा है वही जो मैंने आपको बताया, जब कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको कोई डिस्कस करना है तो आपको इनडायरेक्ट चीजें भी इन्फॉर्म करना है, एंड अगर 2% की होल्डिंग वाला भी कोई केस है तो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो वही दिया है प्रोविजो में। वेयर एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू अनदर कंपनी इन विच the extent of shareholding interest of every promoter, director, manager, other key managerial person of the first mentioned company is not less than 2% of the paid up share capital of another company shall also be set out in statement। वही है, अगर आपकी 2% की होल्डिंग है तो मैं ए लिमिटेड में डायरेक्टर हूं और बी लिमिटेड में मेरी 2% की या उसके ऊपर की होल्डिंग है, तो मुझे ये भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि बी लिमिटेड इज ऑल्सो इंटरेस्ट। तो ए और बी के बीच भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ये चीज यहां बताई है। अब अगर आपने नहीं डिस्क्लोज किया तो क्या होगा? नहीं डिस्क्लोज किया और प्रॉफिट हो गया, मैंने बताया नहीं था कि मेरा दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट है और उससे मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो ये प्रॉफिट मुझे वापस लाके, ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मैं एज अ ट्रस्टी होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरा नहीं हुआ, मैंने कमा लिया लेकिन मैंने झूठ बोल के यहाँ बिना बताए कमा लिया, यहाँ बिना बताए भी कमाया तो ये गलत है। ठीक है, वैसे नहीं बताना फ्रॉड नहीं होता, बट यहाँ क्योंकि कानून बोल रहा है ये बताना ही है, तो ये नहीं बताओगे तो ये फ्रॉड है। ठीक है, तो पहला ये बता रहा है आपको चीज वापस लाके देना पड़ेगा, और दूसरा ये पेनल्टी की बात हो रही। ठीक है, तो वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, या तो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया या फिर आपने कम डिस्क्लोजर दिया, जितना देना था उतना नहीं दिया, इनकरेक्ट है, इनसफिशिएंट है। बीइंग मेड बाय एनी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, any benefit which accrues to promoter, director, manager or other KMP or relative either directly or indirectly, such person shall hold such benefit in trust for the company। तो ये इसका नहीं होगा, अगर कोई बेनिफिट मिल भी चुका है तो कोई भी प्रकार का अगर बेनिफिट अक्रू हो चुका है इसको, तो ही शैल होल्ड सच बेनिफिट इन ट्रस्ट फॉर, वापस लाके देना, एंड शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम। तो दूसरी जो एक्शन होगी वो तो के साथ भेदभाव न होते हुए, प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव, तो अगर हिंदी में हम देखें तो प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव। तो एंड शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन, कोई और एक्शन होना है तो वो तो होना ही है, तो हम ओवरराइड नहीं कर रहे, के अलावा शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ बी लायबल टू कॉम्पेंसेट करना पड़े द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट। तो कंपनी को जो भी बेनिफिट मिला है वो वापस लाके दो, तो ये बोला गया है। तो ये पूरा एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले एक्चुअल वर्डिंग्स होती है, उसके बाद फिर उसको आसान शब्दों में लिख के बताया जाता है, या आगे आसान शब्दों में। ठीक है, तो एक बीच का ये वाला सेक्शन हमने छोड़ा है, ये एक्चुअली सेक्शन नहीं है, रूल्स है, वो छोड़े हमने, डायरेक्टली हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पे आए। तो जब आपने कोई नॉन डिस्क्लोजर किया या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर किया और उसके कारण आपको कोई बेनिफिट मिल गया है, तो वो बेनिफिट आपका नहीं है, ये आप होल्ड करोगे एज अ ट्रस्टी और ये कंपनी को वापस लाके दोगे, कॉम्पेंसेट करके दोगे। इसके अलावा पेनल्टी विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 के साथ भेदभाव ना होते हुए, यानी सबसेक्शन 4 जो बोल रहा है ये भी होगा, उसके अलावा सबसेक्शन 5 भी लगेगा, तो ये भी होगा और ये भी होगा। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी आपने डिस्क्लोजर नहीं किया, गलत डिस्क्लोजर किया,
तो हर प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, KMP who is in default shall be punishable with a fine up to 50,000 रुपीज और 5 times the benefit accrued, 5 गुना तक के पेनल्टी हो सकती है टू द प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर और KMP और एनी अदर रिलेटिव विच एवर इज, जो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो पेनल्टीज बहुत ज़्यादा है, एकदम 5 गुना बेनिफिट की, तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी हो जाती है, 50,000 से लेके 5 गुना जो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ द बेनिफिट। पेनल्टीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जहां मैं बोलूंगा वहां याद रखना, क्योंकि ऐसे पेनल्टी आप याद रखोगे तो खूब अति हो जाएगा। इतनी सारी पेनल्टीज याद नहीं रखी जा सकती, हर सेक्शन, लगभग हर दूसरे सेक्शन में पेनल्टी दिखेगी आपको, तो अपन हर पेनल्टी याद नहीं रख सकते और ये पूछी भी नहीं जाएगी। इंस्टीट्यूट याद रखने पे अब क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब नया कंपनीज एक्ट आया था 2013 में, तब इन्होंने ज़रूर पूछा था, तब इन्होंने 72 मार्क्स की पेनल्टी पूछे थे CA फाइनल लेवल पे, तो उसके बाद 72 मार्क्स, 100 में से 72 पेनल्टीज पे पूछ लिए थे और बहुत लोग फेल हुए थे उस साल फाइनल में। तो उसके बाद बहुत सारे टीचर्स ने हल्ला किए, उसमें मैं भी एक था, कि ऐसा कैसा कुछ भी पूछ रहे हो तुम, रटने वाली चीज़ें पूछ रहे हो। बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो वगैरह बनाए, इंस्टीट्यूट को लेटर लिखे, मैं भी उनमें एक था। ये इससे कोई नॉलेज थोड़ी टेस्ट हो रहा है, ये तो आप सिर्फ रटा कितना है वो देख रहे हो, उसके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इवन CA लोगों को भी पेनल्टीज याद नहीं रहेगी, एक्चुअल में नहीं रहती, क्योंकि पेनल्टी थोड़ी याद करते बैठते हैं। हाँ, जो रोज़ की है, हर दिन हर दूसरे दिन काम आती है, वो याद रहती हैं, बट ऐसे इतनी सारी पेनल्टीज है, हर कोई थोड़ी याद रखते। तो जब ज़रूरत पड़ती है बुक खोल के वहाँ पढ़ लेते क्या पेनल्टी लग सकती है, तो बता देते हैं। तो हर पेनल्टी याद नहीं रखी जाती। उसके बाद बहुत हल्ला हुआ, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने कभी ऐसे पेनल्टीज पे क्वेश्चन नहीं पूछा। एक आध बार कभी छोटे मोटे आते हैं तो वो 4 मार्क के आते हैं, बाकी नहीं तो इतना कभी नहीं आता कि एकदम पेनल्टी पेनल्टी। एक बार हुई थी ऐसी गलती, उसके बाद कभी नहीं होता है कभी कभी। तो अपने को इसीलिए पेनल्टी याद नहीं रखना है, वो पेनल्टी हम याद रखेंगे जो हमसे डायरेक्टली डील करती है, तो हमारे ऊपर लगेगी, ऑडिटर पे लगती है, वो वाली पेनल्टीज अपन याद रखेंगे। ठीक है, या फिर जो एकदम कॉमन पेनल्टीज हैं, जैसे मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस वगैरह, वो सब याद रखेंगे, मैं बताऊंगा वो, तो ये वाली याद रखने की जरूरत नहीं, ज़्यादातर पेनल्टीज काम की नहीं। ठीक है, चलो सो कंक्लूड करते हैं फिर। अभी बचा है वैसे सेक्शन 102 में थोड़ा जनरल वाली वर्डिंग्स, कल पढ़ेंगे तो फिर से रिवाइज हो जाएगा। कोई डाउट? डाउट डाउट? चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।